अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीर ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और बहुत ही कमाल का मैच जारी है। अगर हम देखते हैं इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ जारी है, बहुत ही एक समझ लें कि मुझे जहां तक लग रहा था शुभमन गिल क्योंकि अपनी फॉर्म में नहीं थे, लेकिन कल एक मामूली सी पार्टनरशिप जो है वो ऋषभ पंत और शुभमन गिल के दरमियान जारी हुई और उसके बाद आज के दिन में उन्होंने जब दोबारा से आगाज़ किया तो दोनों ने अपनी अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं टेस्ट सीरीज़ के अंदर टेस्ट का जो एक निखार है, एक जो खूबसूरती होती है टेस्ट मैचेस की, वो हमें नज़र आ रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे पाकिस्तान और इंग्लैंड की भी टेस्ट सीरीज़ जब जारी हों तो इसी किस्म की चीज़ें पाकिस्तान की जानिब से भी देखने के लिए हमें मिलें। आईसीसी का डेलीगेशन पाकिस्तान आया था, उस हवाले से भी आपके साथ अपडेट शेयर करते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, सबसे पहले बात करना चाहूँगी आईसीसी का डेलीगेशन जो कि पाकिस्तान आया, उन्होंने तमाम इंतजामात देखे, सिक्योरिटी के मामला देखे, स्टेडियम की सूरत हाल भी देखी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है। हाफिज़ साहब, क्या हम समझ सकते हैं कि जो भी इबाम थे कि शायद चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो या ना हो, उनकी इस स्टेटमेंट के बाद जो है ये चीज़ें तमाम क्लैरिफाई हो गई हैं? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से तो अभाम नहीं है किसी भी सतह पर। पाकिस्तान ने तो हमेशा यही कहा है कि पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और जो उसके लिए स्टेडियम्स को बेहतर बनाया जा रहा है, जो उनकी तामीराती काम चल रहा है, ये उसी एक इवेंट की को बेहतर अंदाज में उसकी मेज़बानी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आईसीसी के जो डेलीगेशन है इसके मामूल के दौरे हैं पाकिस्तान में, और ये दुनिया में जहाँ कहीं भी होते होंगे, ये जाते होंगे। ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो रही है तो आईसीसी का डेलीगेशन पाकिस्तान में आ रहा है। आईसीसी की ही क्रिकेट पाकिस्तान में काफ़ी बरसों से हो रही है। तो ये कोई ऐसा भाम पाकिस्तान के हवाले से नहीं है, और इसलिए जो क्लैरिटी आनी है वो आईसीसी की तरफ से आनी है कि जब आईसीसी बाकायदा तौर पर इसका ऐलान कर देता है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए पाकिस्तान तैयार है और सारी की सारी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी वहीं हो रही है और सारी टीमें आ रही हैं। ये आने वाले दिनों में इसके बारे में बाज़ाब्ता तौर पर, अभी गुज़िश्ता दिनों वो बोले, लेकिन उसमें भी उन्होंने कहा था आईसीसी के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ने कि फ़िलहाल कोई ऐसा मंसूबा नहीं है कि पाकिस्तान से चैम्पियंस ट्रॉफ़ी किसी और जगह जा रही है। तो जब आने वाले दिनों में चीज़ें आगे बढ़ेंगी फिर देखा जाएगा कि क्या इसका हतमी फ़ैसला क्या होता है, क्योंकि इंडिया के हवाले से है एक ख़ास चीज़ कि शायद इंडिया ट्रैवल नहीं करना चाहता पाकिस्तान, और उसी वजह से अभाम भी बुनियादी तौर पर वही है, उसके अलावा तो कोई अभाम नहीं है। अब इंडिया की तरफ से क्या क्लैरिटी आती है, आईसीसी उस मामले में क्या अपना जो अहमियत है वो किस तरह से साबित करता है, और आईसीसी के इस चीज़ को किस तरीके से सुलझाता है, वक्त आएगा फिर पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से अभाम कोई नहीं है। पाकिस्तान तो तैयार है, और ये जो तीनों वेन्यूज़ हैं पाकिस्तान के, ये अपनी जगह पर आईसीसी की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी के लिए, चूँकि दिसंबर के आखिरी या जनवरी के पहले हफ्ते तक इनके मुकम्मल होने और ऑपरेशनल होने की इत्तलात हैं कि उस वक्त तक ये बिल्कुल मैचेस की मेज़बानी के लिए 100% तैयार होंगे, और उस वक्त तक होना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता नहीं हो पाता ये काम तो फिर मुश्किल ज़रूर होगी। लेकिन बहरहाल हालात 2025 में जनवरी, फरवरी, मार्च में क्या होते हैं इसके बारे में अभी से कुछ कहना क़ाबिल वक्त है। अभी बांग्लादेश में थी मेज़बानी विमेंस आईसीसी के विमेंस इवेंट की, वो यूएई की तरफ शिफ्ट हुई है। सो दुनिया में ये किसी भी वक्त किसी भी जगह पर हालात के बारे में 2-3 माह से 3-4 माह पहले कुछ कहना क़ाबिल वक्त होता है। लेकिन जब आप 2-3 माह गुजरे हुए हालात को देखते हैं, 2-3 बरस के गुजरे हुए हालात को देखते हैं, तो उसके मुताबिक तो पाकिस्तान तैयार है। बिल्कुल सही है हाफिज़ साहब, आपने जिस तरह से एक पॉजिटिव अप्रोच का सामना करते हुए जो बात की है उसी पर आई गेस के कायम रहना चाहिए, बिकॉज वाकई में ये बात दुरुस्त है कि अगर हम देखते हैं बांग्लादेश के अंदर जो सीरीज़ होनी थी वो डिले हो गई, डिले नहीं हुई मतलब शिफ्ट हो गई यूएई की जानिब, तो कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में अभी तक आज की तारीख तक जो है वो ऐसी कोई बात नहीं है कि चैम्पियंस ट्रॉफी यहाँ होगी, इंडिया ने कोई हतमी बोर्ड ने इनकार किया हो, अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन वक्त के साथ साथ मामला और क्लियर होते जाएंगे। हाफिज़ साहब, अब बढ़ते हैं इंडिया और बांग्लादेश के टेस्ट के दरमियान, जहाँ पर कल तक जो है वो अभी समझ ले कि मेरे ख्याल से 89 रन्स बने थे, 86 रन्स बने थे। उसके बाद अगले दिन जैसे ही देखा तो इंडिया ने अच्छी खासी लीड जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ ले ली। हाफिज़ साहब, क्या कहेंगे शुभमन गिल और ऋषभ पंत की पार्टनरशिप के बारे में? देखिए, दोनों ने सेंचुरी किए। शुभमन ने भी 100 स्कोर किया और ऋषभ पंत ने भी 3 फिगर इनिंग्स खेली है।
और आखिरी जो टेस्ट मैचेस इंडिया में हुए थे अगेंस्ट इंग्लैंड, उसमें भी शुभमन ने उस सीरीज़ में 2 सेंचुरियाँ स्कोर की थी और उसमें जायसवाल ने 2 डबल सेंचुरियाँ स्कोर की थी। तो अब यहाँ पर जब बांग्लादेश की सीरीज़ इसलिए ज़्यादा ज़ेर बहस रही क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ जीत कर इंडिया गया और उनके फास्ट बॉलर्स ने और बैटर्स ने पाकिस्तान में निस्बतन बेहतर खेल का मुजाहरा किया। उनके बॉलर्स ने वो कारकर्दगी दोहराई खेल के कुछ हिस्से में इंडिया के ख़िलाफ़ भी, जब वो उन्होंने 6 उनके आउट कर लिए थे 144 रन पर, लेकिन उसके बाद इंडिया ने बाउंस बैक किया और फिर वो दोबारा मैच में वापस आए। और उसके बाद जब उनके बॉलर्स ने भी 149 रन पर उनकी बैटिंग को भी समेट दिया और इंडिया अपनी दूसरी इनिंग्स में एक मरतबा फिर उनके टॉप ऑर्डर से रन्स नहीं आए, लेकिन शुभमन गिल की तरफ से और फिर उनके जो ऋषभ पंत हैं उनकी सेंचुरी ने इंडिया को 500 से ज़ायद रन्स की बर्तरी दिला दी। और उस बर्तरी के बाद उन दोनों की परफॉर्मेंस आप देखते हैं तो पहली इनिंग्स में भी एक सेंचुरी आपको नज़र आती है जिसमें अश्विन ने स्कोर किया 100 और 80 समथिंग किया था जडेजा ने, और दूसरी इनिंग्स में आप देखते हैं तो यहाँ पर भी 2 सेंचुरियाँ आपको नज़र आती हैं। सो एक जगह पे उनके ऊपर वाले जो टॉप बैटर्स हैं जो कि बुनियादी तौर पर बल्लेबाज की हैसियत से खेलते हैं, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया और रन्स ऑन बोर्ड किए हैं। शुभमन की तरफ से रन्स इसलिए भी ज़रूरी थे कि लोग उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता किए होते हैं और उनको डिफरेंट अंदाज में इंडिया में देखा जाता है। तो वो आपको अपनी जो भी तवक्कुआत हैं वो कारकर्दगी के ज़रिए आप उनको साबित करते हैं, लोगों की तवक्कुआत को कायम रखते हैं और अपनी सलाहियतों का इजहार करते हैं। तो उन्होंने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, स्ट्राइक रेट भी उनके ठीक थे। ये वैसे कोई बहस नहीं है टेस्ट मैच में स्ट्राइक रेट की, लेकिन इसका एक पहलू ये निकलता है कि क्या आप बहुत ज़्यादा फंस तो नहीं गई हैं कि गैर ज़रूरी तौर पर आपके लिए रन्स निकालना मुश्किल तो नहीं हो रहा। तो इस किस्म की सूरत हाल उनके सामने नहीं रही है दोनों बैटर्स की तरफ से। तो उन्होंने अच्छे टाइम में ज़रूरत भी थी उनकी टीम को और डिक्लेयर भी किया, इंडिया डिक्लेरेशन की तरफ भी गया है। तो दोनों की जो सेंचुरियाँ हैं उसकी वजह से इंडिया 500 से ज़ायद रन्स की बर्तरी के साथ उन्होंने डिक्लेयर भी किया और फिर उसके बाद बांग्लादेश ने भी नया बॉल अच्छा खेला और अब तक तो मेरा ख्याल है 50-60 के करीब 60-70 रन उनके हो गए हैं। उनकी विकेट अभी तक कोई नहीं गिरी थी। 56 पे 58 पे या 60 पे मैंने देखा था आखिरी मरतबा, तो उस वक्त तक तो उनकी कोई विकेट गिरी नहीं थी। तो बांग्लादेश भी अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहा है। क्रिकेट है, कुछ भी कहना कबल इस वक्त होता है, लेकिन ये जो 500 से ज़ायद रन्स हैं इनका ये करने के लिए आपको कम से कम 2 दिन तो खेलना पड़ेंगे। यानी कि आज तीसरा दिन है, आज का पूरा दिन है, फिर कल का आप दिन खेलते हैं और उसके बाद फिर आप 5वें दिन के अगर आप बैटिंग करते हैं इतनी लंबी बैटिंग करते हैं तो आप 500 रन फिर ही कर पाएंगे। और इस दौरान इंडिया अपने बॉलर्स इंडिया कब बाउंस बैक करता है, क्योंकि 1-2 विकेटें निकलेंगी तो फिर दबाव शिफ्ट हो सकता है दोबारा बांग्लादेश की तरफ, और उनके पास बॉलर्स ऐसे हैं कि जो विकेटें हासिल कर सकते हैं। सो एक अच्छा मुकाबला होगा। अच्छी क्रिकेट बांग्लादेश ने हिस्सों में खेली है यहाँ पर, और अगर वो यहाँ पर भी कुछ मज़ाहमत करते हैं और मैच को इंटरेस्टिंग अब उन्होंने ही बनाना है बांग्लादेश ने, अगर वो रन ऑन बोर्ड करते हैं, विकेटें उनकी ज़्यादा जल्दी नहीं गिरती हैं तो वो फिर मैच दिलचस्प हो सकता है, जिसके इम्कानात थोड़े कम हैं क्योंकि जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं, जडेजा कर रहे हैं, अश्विन कर रहे हैं, सिराज कर रहे हैं, उनकी बॉलिंग मुकम्मल है। लेकिन अगर ज़्यादा बेहतर अंदाज में बैटिंग करती है बांग्लादेश, जो कि उनके पास ऐसे प्लेयर्स तो मौजूद हैं कि वो कर सकते हैं, तो देखते हैं कैसे मैच आगे बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है हाफिज़ साहब, जिस तफसील के साथ आपने इजहार किया, एक चीज़ जो है वो क्लैरिफाई हुई, क्योंकि अभी तक काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि एग्जैक्टली शायद हो सकता है इंडिया जो है वो बाजी ले जाए, पहला मैच है, लेकिन एक पहलू बांग्लादेश का भी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बॉलिंग इतनी एग्रेसिव हो सकती है कि हालात मुश्किल पैदा हो सकते हैं बांग्लादेश के लिए, लेकिन कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। हाफिज़ साहब, बहुत सारी रिकॉर्ड्स भी टूटते हैं खिलाड़ी जब खेलते हैं। विराट कोहली वैसे भी कई मरतबा सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं। अगर हम देखते हैं तो अभी उन्होंने उनके टेस्ट के जो रन्स थे उसका भी रिकॉर्ड तोड़ा, और इसी के साथ साथ अगर हम बुमराह की बात करते हैं तो जसप्रीत बुमराह 400 विकेट्स लेने वाले जो हैं वो बॉलर बन गया, 10वें बॉलर बन गया इंडिया की जानिब से। हाफिज़ साहब, ये अचीवमेंट है उनके लिए, और स्पेशली अगर हम देखते हैं तो दोनों सीनियर प्लेयर्स हैं, विराट कोहली इसके बाद कुछ अरसे बाद शायद अपनी रिटायरमेंट भी उन्होंने जिस तरह पहले भी इसका इजहार किया था। तो हाफिज़ साहब, ये रिकॉर्ड्स बनाना और उनको तोड़ना किस तरह से देखते हैं अचीवमेंट को? देखिए, एक तो एक आउट हो गया उनका बांग्लादेश का, बांग्लादेश की 1 विकेट गिर गई है, और इसके बाद अब ये सेशन है, इसको कैसे आगे लेकर चलते हैं और कब इंडिया विकेटें हासिल करते हैं। लेकिन रन्स
इतने ऑन बोर्ड उन्होंने किए हैं कि इसमें वो दुनिया की किसी भी मुश्किलात पेश बैटिंग आ लाइन को सकती हैं। किसी भी बैटिंग लाइन को वो आउट कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक जसप्रीत बुमराह का, इसमें कोई शक नहीं है कि उसका शुमार दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में होता है। और इस वक्त भी अगर उनकी आप मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में कारकर्दगी को देखते हैं, भले आप T20 में देख लें, वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप देख लें, 50 ओवर्स T20 का वर्ल्ड कप देख लें, या फिर टेस्ट मैच में देख लें। इस टेस्ट मैच में भी देख लें, अभी तक वो मेरा ख्याल 5 विकेटें ले चुके हैं। 4 उन्होंने पिछली इनिंग्स में ली थी, इस मरतबा भी 1 विकेट उन्होंने लिया। तो वो बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं और वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं दुनिया में जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं बिलखुसूस, और बिलखुसूस इंडिया के जो लोग, इंडिया में जो यंग टैलेंट आ रहा है उनके लिए एक इंस्पिरेशन ज़रूर है कि आपने जो फॉर्मेट हैं डिफरेंट T20, वनडे और टेस्ट मैच में, आपने किस तरीके से अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आप हर तरह की क्रिकेट के लिए अपनी टीम के काम आ सकें। तो अभी उनका करियर बाकी है, अभी तो एक लंबा सफ़र बाकी है टेस्ट मैचेस में। फ़िट रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो उनके नाम हो सकते हैं इनफरादी तौर पर, कि टेस्ट मैचेस में इतनी विकेटें हो जाएंगी, वनडे में इतनी विकेटें हो जाएंगी। तो अभी एक तवील सफ़र उनका बाकी है। फिट रहते हैं, खेलते रहेंगे तो यकीनी तौर पर नुमाया जगह पर नज़र आएंगे। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब, अब बात करते हैं चैंपियंस कप के हवाले से। बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, उन जिनका इजहार उनको वेरीफाई करने के बाद मैं आपके साथ करूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैच पर बात करते हैं, क्योंकि लॉयंस और मार्कोर्स की कल मैच था और मार्कोर्स की मेरे ख्याल से पहली हार है ये अभी तक। लॉयंस ने विन किया और इरफान न्याजी की अगर मैं बात करूं, इरफान खान, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी कारकर्दगी कल पेश की, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि लॉयंस को जो है वो फतह याब हुए हैं। लेकिन हाफिज़ साहब, टॉस तो वो जीत ही गए थे और काफ़ी हद तक क्लैरिफाई तो हो गया था कि शायद वो जीत जाएंगे, लेकिन परफॉर्मेंस अपनी जगह है इरफान खान की। तो हाफिज़ साहब क्या कहेंगे इस हवाले से, जो लॉयंस की विन है और मार्कोर्स की पहली हार है अभी तक? देखिए, बात यह है कि रन्स ऑन बोर्ड हुए हैं दोनों तरफ से, और अगर ये मैच इससे भी ज़्यादा दिलचस्प हो सकता था अगर थोड़ी बेहतर बैटिंग सेकंड इनिंग्स में करने वाली जो टीम है, जो चेज़ की तरफ जा रही थी, चेज़ भी हो सकता था। तो एक बात तो इस मैच से भी एक मतलब फिर सामने आती है कि अगर आप वो चीज़ करेंगे जो उस वक्त मैच की ज़रूरत है, या वो चीज़ आप करेंगे जो आपके मैच को लंबा कर सकती है, आपको फ़तह के करीब लेकर जा सकती है, उस मैच को किसी भी टीम के हक़ में कर सकती है नतीजे के एतबार से, तो आप अपनी मर्ज़ी का या अपने मतलब का जो नतीजा हासिल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो अगर किसी एक टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 350 रन्स बना दिए हैं और उसके जवाब में लगे कि एक टाइम में आगे 350 से ज़्यादा रन्स भी चेज़ हो जाएंगे, तो फिर ये तो बात क्लियर हो गई कि वहाँ पे पिच ऐसी नहीं है। पिच के ऊपर मलबा नहीं डाला जा सकता। आपको अपनी बॉलिंग को, बैटिंग को, फील्डिंग को, हिकमत अमली को बेहतर बनाते हुए पिच को अगर कुछ मुश्किल भी आया तो अपने हक़ में करना है। तो अच्छा हाई स्कोरिंग मैच था, अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने में आई, जैसे इरफान न्याजी ने किया 100, सलमान अली आगा ने बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया, ठीक है, अहमद दानियाल ने बहुत उम्दा गेंदबाजी का मुजाहरा किया, बड़ी अच्छी जगह पर, अच्छी लाइन पे, अच्छी लेंथ के साथ, अच्छी पेस के साथ बॉल करते रहे, तसलसल के साथ जो रफ्तार थी उनकी वो देखने लायक थी। बल्लेबाजों के लिए काफ़ी मुश्किलात उन्होंने पैदा की। इफ्तिखार अहमद साहब से कल तवक्को थी कि वो, चूँकि कल तो टेल एंडर नहीं थे, कल तो अच्छे नंबर पर उनकी बैटिंग आई थी और टीम को उनकी ज़रूरत भी थी उस वक्त जब वो बैटिंग के लिए आए थे। तो वो वक्त था कि जब उनको इनिंग्स को लंबा करना था, इनिंग्स को आगे लेकर जाना था और अपनी टीम के लिए, और वो खेल जाते इफ्तिखार कुछ लंबा खेल जाते तो इस मैच का नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। ये लाजिम नहीं था कि वो हारती उनकी टीम। उसके अलावा भी देखें, हालांकि उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है उसमें, ठीक है, उसके अलावा भी 1-2 टॉप कैरेक्टर्स का उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसके बावजूद मैच जो है वो करीब गया उसके। सलमान अली आगा की बैटिंग को देखें तो ये मजमूई तौर पर एक 2 अच्छी टीमों का मैच था, जिसमें दोनों टीमों में बड़े बासलाहियत कैरेक्टर्स मौजूद थे। इनफरादी तौर पर भी उन्होंने बेहतर खेल का मुजाहरा किया। रन्स बहुत ज़्यादा थे, चूँकि जब आप 350 के करीब या 350 के ऊपर 50 ओवर्स में चेस कर रहे होते हैं तो हर वक्त आपके ऊपर स्कोर बोर्ड जो है, ये जो रन रेट है वो आपके साथ चलता रहता है, उसकी वजह से दबाव बनता है। लेकिन उस दबाव से निकलने के लिए आपको उसके मुताबिक हिकमत अमली और बैटिंग करना पड़ती है। फ़खर के रन्स निकले कल, थोड़ा बेहतर, थोड़ा वक्त और खेल जाते तो उनकी टीम के लिए और फ़ायदा होता, लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा कि कहीं कहीं जो बॉलिंग है वो भी अच्छी हुई, और अच्छी जो लोग क्रिकेट देखने के लिए आना चाहते हैं कि आप हाई स्कोरिंग मैचेस हों,
उन हाई स्कोरिंग गेम्स में भी अगर आप बॉलिंग को देखते हैं, असगर की बॉलिंग को देख लें, खुशदिल शाह ने जिस तरीके से अच्छे लाइन पर बॉल किए, वो देखने लायक थी चीज़ें। ये सारे स्टैब्लिश क्रिकेटर्स हैं। अहमद दानियाल अभी नहीं वहाँ उस सतह पर आए हैं, LQ की तरफ से, वो लाहौर कलंदर्स की तरफ से PSL में सामने आए थे, लेकिन कल के मैच में उन्होंने बड़ी अच्छी, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी 1-2 वर्षों से खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर भी वो परफॉर्म करते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी विकेटें लेते हैं। तो कल उन्होंने बड़ी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया। असगर जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। कंट्रोल बड़ा अच्छा है, स्टंप्स को जिस जगह पर एक स्पिनर बॉल करके बैट्समैन के लिए मुश्किलात पैदा करता है, वो उन्होंने उस जगह पर उस एरियाज़ को हिट करते रहे हैं। बिल्कुल सही बात है हाफिज़ साहब, क्योंकि इसके बाद हमारी अगली सीरीज़ जो है वो इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ हैं और हमें रेड बॉल के ऊपर भी फोकस करना है। कहीं ना कहीं हम इससे पहले बांग्लादेश के साथ अपना मैच हारे हैं और टिम नेल्सन उस वक्त अगर हम बात करें तो वो हाई परफॉर्मेंस कोच थे, और अभी इश्तहार जारी हुआ है PCB की जानिब से कि उनको एक और जो है वो हाई परफॉर्मेंस कोच जो है उसकी ज़रूरत है। और रेड बॉल क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो उस हवाले से उन्होंने इश्तहार जारी किया है। हाफिज़ साहब, कोचेस के ऊपर ही फोकस करना, कोचेस की हायरिंग करना, उनके लिए इश्तहार जारी करना, कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा और उसके बाद ही इश्तहार जारी हुआ होगा। तो क्या वजह है कि कोचेस हमारे पास बहुत सारे हैं लेकिन खिलाड़ियों की जब हम बात करते हैं तो उनकी तादाद ज़्यादा है मगर क्वालिटी हमारे पास फिर भी नहीं आती है? देखिए, दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं कि अगर खिलाड़ियों की तादाद कम है तो उसकी क्या वजह है, और अगर आप कोचेस हायर किए जा रहे हैं तो उसकी क्या वजह है। पाकिस्तान में अभी आप देखते हैं तो इस टीम के साथ इस वक्त जो रुझान नज़र आ रहा है वो यही लगता है कि शायद कोचेस बहुत कुछ बदल सकते हैं अपने तजर्बे से, पाकिस्तान के लिए बदल सकते हैं। उनका लाजिम बात है कि अगर कोई शख्स 20, 25, 30 साल, 40 साल खेल के मैदान में गुजार चुका होता है तो उसका तजर्बा होता है और वो कहीं ना कहीं तो फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर आप टिम नेल्सन की बात करें और वो अगर इस वक्त हम बात कर रहे हैं तो रेड बॉल के लिए उनको हाई परफॉर्मेंस कोच की ज़रूरत है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद टिम नेल्सन जो है उन्हीं को रेड बॉल के लिए भी वाइट बॉल के लिए ज़रूरत है। तो उन्हीं को आप वाइट बॉल में भी लगा देंगे तो जो प्लानिंग गेम प्लान है, जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो गेम प्लान में उन्होंने मदद करनी है जो भी हाई परफॉर्मेंस कोच होगा। तो गेम प्लान में वो पाकिस्तान टीम के साथ थे जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ खेली है, तो वहाँ पे तो गेम प्लान नज़र नहीं आया। और इसका सबसे बड़ा एक और मसला ये है कि जब आपके पास पूरा कोचिंग स्टाफ मौजूद है तो कौन सी ऐसी चीज़ है मतलब कि जो गेम प्लान में वो मिस कर सकते हैं, कोच मिस कर सकता है, कप्तान मिस कर सकता है, टीम के सीनियर क्रिकेटर्स मिस कर सकते हैं। तो फिर तो ये होगा ना कि ये कैसे तस्वर कर लिया जाए कि वो उस एक शख्स के आने से गेम प्लान मुकम्मल हो जाएगा। फिर तो आपको कुछ और भी आप कहेंगे शायद यार एक और बंदा रख लें, वो भी हो सकता है बेहतर गेम प्लान कर ले। ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझ रहा है कि शायद मैक्सिमम लोग जो हैं वो ड्रेसिंग रूम का हिस्सा हों, कोचिंग में बातचीत करने में, तो रख लें। उन्होंने कौन सा किसी से इजाज़त लेनी है? अब सर ये मसला तो एक अकेला बंदा बैठ के भी हल करवा सकता है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा एक मुश्किलात आपको नहीं लगता कि पेश आएंगी? हर कोई अपनी अपनी राय के साथ जो है वो मौजूद होता है। बात यह है कि अगर तो तजर्बा कर रहे हैं ना, तजर्बा कर रहे हैं और जो माजी करीब की कारकर्दगी है अगर उस तजर्बात की बुनियाद पर उसको देखते हैं तो वो तो उससे मुताबिकत नहीं रखती है। कुछ आपको ख़ास लोगों की ज़रूरत होती है ड्रेसिंग रूम में, मतलब अगर आप बैटिंग कोच भी रख रहे हैं, बॉलिंग कोच भी रख रहे हैं, ठीक है। अगर इन दिनों चल रहे हैं आप फास्ट बॉलिंग कोच रख रहे हैं, स्पिनर्स को रख लें, ठीक है, दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक आप उसको चला रहे हैं। लेकिन ये गेम प्लान के लिए लाना, देखते हैं उसके क्या असर पड़ता है। लेकिन जो अभी हाल ही में पाकिस्तान ने सीरीज़ खेली है उसमें तो वो गेम प्लान नज़र नहीं आया जिसको बुनियाद बनाकर शायद अगर इश्तहार दिया गया हाई परफॉर्मेंस कोच अगर आपने इसलिए रखना है। देखते हैं इसका असर क्या पड़ता है। मतलब पहले अगर था रेड बॉल की अगर हम बात करें अगर था तो फिर उससे क्या फ़ायदा हो गया? हम तो बांग्लादेश से हार गए। यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर उस वक्त तो नज़र नहीं आया ना, अगर आप इस एक चीज़ को बुनियाद बनाया जाए कि हम गेम प्लान जो है उसके लिए हाई परफॉर्मेंस कोच रख रहे हैं, तो गेम प्लान को आपने उसका भी जायज़ा लेना है कि जब ये आपके पास ह्यूमन रिसोर्स मौजूद था अगेंस्ट बांग्लादेश सीरीज़, जब आपने 2 पिंडी में टेस्ट मैचेस खेले हैं, तो क्या उसमें कोई गेम प्लान नज़र आता था या नहीं आता था, आया या नहीं आया? और अगर हाई परफॉर्मेंस कोच यासिर अरफात को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए रखा गया था
तो क्या फिर अगर आपने हाई परफॉर्मेंस कोच ही रखना था तो आप उस शख्स की तरफ क्यों नहीं जा सकते हैं जो पाकिस्तान के लिए खेला है, जो पाकिस्तान की टीम के साथ रहा है या पाकिस्तान से बाहर भी काम कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर तो हाई परफॉर्मेंस, पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं। पाकिस्तान की टीम में हाई परफॉर्मेंस कोच ये लफ्ज़ दे दिया है, अब जो दूसरे हैं मतलब उनकी वो लो परफॉर्मेंस है, फिर दूसरे कोचेस जो हैं। तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि ये आप अल्फाज पूरे करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों में आप उनको लगा देते हैं। देखते हैं जब अब वो आते हैं उसके साथ तो क्या असर क्या पड़ता है, लेकिन तजर्बा पाकिस्तान ने जो किया वो कितना अच्छा रहा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब देखें, पाकिस्तानी क्रिकेट है जो एक वक्त में बहुत ही समझ लें कि हमारे पास सुपरस्टार्स थे, हम उनके नाम लेते थे, हमें नाम लेते हुए फ़ख्र होता था, मैच विन करते थे हम लोग। आज हम यहाँ पर हैं कि हम बहुत बार बहुत सारे मैचेस हम हार चुके हैं, मुसलसल हम मैचेस जो है बल्कि सीरीज़ या पूरे टूर्नामेंट्स हम हारते जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान चूँकि पाकिस्तान से उन्होंने क्रिकेट खेलनी शुरू की, उसके बाद उन्होंने इंडिया में जाकर जो है वो अपनी मज़ीद एबिलिटीज़ को निखारा, IPL भी खेलते रहे हैं और इस वक्त जो है वो साउथ अफ्रीका के साथ जो है अपनी सीरीज़ खेल रहे थे, जिसमें उन्होंने पहला मैच भी साउथ अफ्रीका को हराया और दूसरा मैच भी साउथ अफ्रीका को हराया। और ये जो उनकी एक बढ़ती हुई जो एक विनिंग स्ट्रीक है, आप कैसे देखते हैं अफगानिस्तान की अगर हम बात करते हैं? देखिए, एक तो यह है कि उनकी क्रिकेट मुसलसल बेहतरी की तरफ जा रही है। उनके खिलाड़ी इनफरादी तौर पर भी बेहतर हो रहे हैं, फ़िज़िकल फ़िटनेस के तौर पर भी बेहतर हो रहे हैं। उनके पास बैटिंग के शोबे में वो खिलाड़ी सामने आ रहे हैं जो कि इनिंग्स को बिल्ड करते हैं और लंबा लेकर चलते हैं और बवक्त ज़रूरत दोनों तरह की क्रिकेट खेल सकते हैं। और जब वो उन कंडीशंस में खेल रहे हों जो उनको सूट करती हैं तो वहाँ पर तो वो दुनिया की किसी भी टीम के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। अभी उन्होंने हाल ही में जो T20 वर्ल्ड कप खेला है उसमें उन्होंने बड़े शानदार खेल का मुजाहरा किया। 2023 में जो उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला था 50 ओवर्स का, उसमें बड़े उम्दगी के साथ उन्होंने अपनी सलाहियतों का इजहार किया और दुनिया की कई बड़ी टीमों को हराया। अब वो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ कामयाब हो रहे हैं तो यकीन उनकी उस कारकर्दगी का तसलसल है जो वो गुज़िश्ता आप उसको कह लें कि लगभग और कुछ नहीं तो 1 साल से उसका इजहार कर रहे हैं। मुख्तलिफ फॉर्मेट में वो उसका इजहार कर रहे हैं और यही वो बात है इस कारकर्दगी को देखते हुए कि अभी उनका जो टेस्ट मैच हो नहीं पाया नोएडा में, लोग उनको देखना चाह रहे थे कि अगर वो रेड बॉल क्रिकेट में जाते हैं, 5 दिन की क्रिकेट में जाते हैं तो वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। वो टेस्ट मैच होता तो और इनकी जो क्रिकेट थी अफ़गानिस्तान के, उनके क्रिकेटर्स के बारे में एक तो उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता उस 5 दिन की क्रिकेट से और लोगों को भी एहसास होता थोड़ा सा बेहतर क्रिकेट देखकर। उनको भी अंदाज़ा होता, जो उनकी मुखालिफ टीम है उनको भी अंदाज़ा होता और लोगों के लिए भी एक खुशकुन मंजर होता कि रहमानुल्लाह गुरबाज अगर वहाँ पर 100 करते तो वो डिफरेंट तरीके से उसको मुख्तलिफ अंदाज में देखा जाता। अब उन्होंने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ भी 100 किया और इनकी बहुत ज़्यादा बैटिंग जो है, जो इनके ओपनर्स हैं उनके ऊपर बहुत इन्हिसार करते हैं। T20 वर्ल्ड कप जो था उसमें भी इनके जो ओपनिंग प्लेयर था उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था और यहाँ पर वो अब साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं तो कामयाबी है बहरहाल उनके लिए और उनकी बेहतर होती क्रिकेट की एक निशानी। और ये अच्छा है कि अगर ख़त्ते में एक और बेहतर क्रिकेट खेलने वाली टीम ऊपर आ रही है। उनकी बड़ी मेहनत है इसमें, बहुत उन्होंने लगन के साथ क्रिकेट खेली है, बहुत मेहनत करते हुए ऊपर आ रहे हैं और फिर सीख रहे हैं, हर वक्त सीखते चले जा रहे हैं। खुशाइंद है और ये उनके लिए मुबारकबाद है इनको अफ़गानिस्तान की टीम को, उनकी क्रिकेट जो लोग उनके क्रिकेट को पसंद करते हैं, जो उनके शायकीन क्रिकेट हैं और उसमें बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं, कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो दुनिया की कई लीग्स जो हैं T20 लीग्स उसमें खेलते हैं और उनकी बड़ी मांग है उस जगह पर खेलते हुए इंटरनेशनल लीग्स के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम राशिद खान की बात करते हैं तो आप देखें कि अगर पाकिस्तान में भी जब PSL भी होती है तो राशिद खान एक बहुत ही एक समझ लें कि ऐसा नाम है कि जिसकी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है पाकिस्तान के अंदर भी। आपने सब क्योंकि अभी जिस तरह से हमने बात की अफ़गानिस्तान की, पाकिस्तान बांग्लादेश की और अभी बांग्लादेश इंडिया के साथ भी खेल रहा है और मेरे ख्याल से 2 विकेट्स उनकी जो है वो जा चुकी हैं और उन्होंने स्कोर अभी ऑन बोर्ड कोई बहुत ज़्यादा शायद या 86 का स्कोर अभी उनका हुआ है। एक फीलिंग ये आ रही है कि मुश्किलात हो सकती हैं और शायद पहला मैच जो है वो इंडिया विन कर सकता है। इसके बाद आप सब इंडिया पाकिस्तान और इंग्लैंड का भी मैच है और उसके अंदर उसके हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन कल के मैच की अगर हम बात करें, विराट कोहली जो हैं वो आउट हुए और मतलब आउट उनका कंसिडर ये हुआ कि उन्होंने उसका रिव्यू भी नहीं लिया और जो पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं उनके मुताबिक तो वो आउट नहीं थे। तो हाफिज़ साहब ये जो कंट्रोवर्शियल एक्ट था जिसके ऊपर फिर रोहित शर्मा का भी एक रिएक्शन आया था कि रिव्यू क्यों नहीं लिया गया, तो कैसे देखते हैं हाफिज़ साहब विराट कोहली के क्या रिव्यू लेना चाहिए था इसके ऊपर? देखिए बात यह है कि इंसान गलतियाँ करते हैं ना, वो इंसान इसीलिए कि गलतियाँ करते हैं। बात नहीं आइडिया होता आपको कि बॉल आपका
ऐसा भी होता है कि जो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है वो आउट होते हैं, अंपायर की तरफ देखते भी नहीं और पवेलियन की तरफ चल पड़ते हैं, अंपायर की इशारे का इंतज़ार भी नहीं करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको आइडिया नहीं होता कि बॉल क्या बैट को टकराया है, छुआ है उसने या नहीं छुआ है। यही चीज़ें हैं कि बाज़ औक़ात आप फ़ैसला कर पाते हैं बेहतर, बाज़ औक़ात आप नहीं कर पाते हैं। बाज़ औक़ात आपको आपका साथी जो पार्टनर बैट्समैन है वो भी बेहतर तरीके से बता नहीं पाता कि आपको रिव्यू की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो कल उनके साथ ये हुआ, वो नई रिव्यू की तरफ नहीं गए हैं। हाँ। और जा सकते थे, लेकिन चूंकि वो खुद श्योर नहीं थे कि बॉल असल में क्या हुआ है, तो जब वो खुद श्योर नहीं थे तो उन्होंने फिर बेहतर समझा कि वो ग्राउंड छोड़ देते हैं। तो ये हो जाता है ऐसा। बाज़ औक़ात आपको नहीं पता चलता कि बॉल अगर आप खेले हैं, आपके बैट को लगा है या बैट ज़मीन पर लगा है या बैट पैड हुआ है या पैड को लग के चला गया है, नहीं पता चलता। नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो खड़ा है वो भी आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं बता पाता। तो क्रिकेट का हिस्सा है, क्रिकेट का हिस्सा है, हो जाता है, कभी होता है कभी नहीं होता, कभी आपको पता चलता है कभी आपको नहीं पता चलता, हो जाता है। मुश्किलात आ जाती हैं, समटाइम्स आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, समटाइम्स आपको लगता है कि शायद हो गया बस ठीक है जाने। तो रोहित शर्मा हाफिज़ साहब, उनकी एक जो रही है जो लेगेसी जिसको वो कायम रखते आए हैं, शुरू से हमेशा से जो कैप्टेंसी रही है उसको उन्होंने कायम रखा। इसके बाद आगे कौन कप्तान होता है और किसके लिए ज़्यादा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव का भी नाम लिया जाता है इसके ऊपर। हाफिज़ साहब, विराट कोहली जिस तरह से रिकॉर्ड्स तोड़ते जा रहे हैं, कोई कुछ आपको महसूस होता है कि आने वाले वक्त में कोई ऐसा प्लेयर जो इसी लेगेसी को कायम रखेगा, जैसे रोहित शर्मा एक कप्तानी की उसको आगे लेकर चल रहे हैं? ये बहुत लंबा सफ़र है किसी के लिए भी, जिसने भी उस सतह तक जाना है उसके लिए बड़ा लंबा सफ़र है। बाज़ औक़ात आपका आगाज़ बहुत अच्छा होता है करियर का, लेकिन साल डेढ़ साल के बाद ऐसा डिप आता है कि आप वापसी नहीं हो कर पाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ 2-3 साल आप बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन उसके बाद आप नहीं खेल पाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप शुरुआत होती है लेकिन इंजरीज़ में आप फंस जाते हैं। बहुत अच्छे क्रिकेटर्स के साथ भी ऐसा होता है। तो विराट अभी तो खुद खेल रहे हैं, अभी तो खुद खेल रहे हैं, तो जब तक कि वो खुद खेल रहे हैं उस वक्त तक तो ये मुश्किल होगा कि कौन जो है ऐसा उनके हैं प्लेयर्स जिनके ऊपर उनकी निगाह है कि ये मुस्तकबिल में इस सतह पर जा सकते हैं। उस जगह पर जाने के लिए वो परफॉर्मेंसेस जो हैं तसलसल के साथ और वो उनका मुजाहरा करना और उनको बरकरार रखना, ये बहुत मुश्किल है। सम टाइम आपको लगता है कि ये कुछ नहीं, अच्छा भला गैर मामूली अंदाज में कारकर्दगी है और इतने तसलसल के साथ, इतने कंट्रोल और अथॉरिटी के साथ, वो बड़ा डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं। इसको बहुत वक्त लगता है और बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। आने वाले, अभी तो वो ख़ुद खेल रहे हैं, अभी तो बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि शायद 3-4 साल वो ख़ुद टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं। हाँ। तो जब तक कि वो ख़ुद खेल रहे हैं उस वक्त तक की तो बात और है। जब वो नहीं होंगे फिर कौन कैसा परफॉर्म करता है, जब रोहित और विराट नहीं होंगे फिर उनके जो यंगस्टर्स हैं या उस वक्त जो यंगस्टर नहीं होंगे, 3-4-5 साल का 6 साल का तजुर्बा उनका हो चुका होगा इनके क्रिकेट छोड़ने के बाद, असल इम्तहान तो फिर शुरू होगा कि अदम मौजूदगी में कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये एक सवाल ज़रूर रहेगा, लेकिन अभी तो वो खुद खेल रहे हैं, अभी तो उनकी अपनी क्रिकेट बाकी है। बिल्कुल सही बात है। और अगर हम देखें तो वो भी एक प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़े थे, अंडर 19 से लेकर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ कप्तानी भी की, कप्तानी के अंदर डाउनफॉल भी देखा और उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि फिर उसके बाद जो है वो रिकॉर्ड्स तोड़ने लग गए और आगे से आगे पहुंचने लग गए। अगर हम देखें तो बहुत लंबा एक सफ़र होता है जब आप कोई भी किसी भी चीज़ के अंदर आप जब घुस जाते हैं एक बार, तो फिर उसकी अचीवमेंट के लिए जो वो एक बहुत लंबा सफ़र होता है। हाफिज़ साहब, बाबर आजम की सेंचुरी भी हुई, दूसरी जानिब और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो सेंचुरी करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में जो चैंपियंस ट्रॉफी जिसके लिए हम अपने प्लेयर्स तैयार कर रहे हैं या हमारी इंग्लैंड सीरीज़ हैं वो आगे यानी शुरू होने वाली हैं, तो उसके लिए हम कुछ प्लेयर्स यहाँ से निकाल सकते हैं और जो सेंचुरी करते हुए प्लेयर्स हैं जो अभी कुछ माइलस्टोन्स अचीव कर रहे हैं उनको हमें कंसिडर करना चाहिए। देखिए 3 सेंचुरियाँ हुई हैं, एक उस्मान खान ने की है, एक इरफान न्याजी ने की है और एक बाबर आजम ने की है। और बाबर आजम की तो सेंचुरी को एक साइड पर रख देना, उनको तो कुछ साबित करना नहीं है। हाँ। बाकी जिन्होंने साबित करना है उनके लिए एक मरहला ज़रूर है कि ये वाला टूर्नामेंट कैसा खेलते हैं, इसके बाद भी पूरा सीज़न है, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी से भी पहले और आने वाली क्रिकेट से पहले पूरा सीज़न प्लेयर्स कैसा खेलते हैं। एक सेंचुरी के ऊपर तो आप किसी की ये ज़रूर आप कह सकते हैं ये सेंचुरी है, अच्छी है, लेकिन इसके बाद
अगले मैचेस में किस तरह से कोई प्लेयर परफॉर्म करता है, डिफरेंट फॉर्मेट में जाता है, रिएक्ट कैसे करता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो एक लंबा सफ़र है। उस्मान खान ने पहली सेंचुरी स्कोर की है लिस्ट ए में, ठीक है जी। और इरफान नियाजी एक अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं कि वो फिज़िकली फिट हैं, टेम्परामेंट थोड़ा बेहतर है, लेकिन इसको रिपीट करना है। इसको रिपीट कब करते हैं, किस तरह से करते हैं, कंडीशंस अगर मुश्किल हैं वहाँ पर रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, तो बहुत सारे अभी सवालात मौजूद हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद भी बहुत सारी क्रिकेट है और उससे पहले भी बहुत सारी क्रिकेट है, उसको भी देखना है। तो उस वक्त तक कौन परफॉर्म करता है, किस हद तक परफॉर्म करता है, एक सेंचुरी के बाद कितनी और सेंचुरियाँ होती हैं किसी भी बल्लेबाज की तरफ से, पाकिस्तान की टीम में जो मौजूद हैं पहले से, क्या वो वहीं पर अगर बैटिंग करते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करते रहते हैं, तो फिर जगह बनाना उस वक्त तक बड़ा कोई आसान नहीं होगा। एक प्रोसेस है, लंबा वक्त है। अभी चले गए, पहला टूर्नामेंट है, एक 100 के ऊपर तो फैसले ना होने चाहिए, ना करने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सेंचुरीज भी होती रहेंगी, विकेट्स भी निकलती रहेंगी, लेकिन प्लेयर्स को किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है, और अगर सिलेक्ट किया जाता है तो प्लेयर्स अपनी सिलेक्शन को किस तरह से जस्टिफाई करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे इंग्लैंड के साथ हमारी सीरीज़ जारी हैं, होने वाली हैं, और उसके लिए भी हमें प्लेयर्स को तैयार करना है। हमें देखना है कि कौन सा प्लेयर ऐसा है। ख़ास तौर पर अगर हम अब्दुल्ला शफीक की बात करते हैं तो इमामुल हक भी उनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो बहुत सारी अभी कन्फ्यूजन है। टेस्ट सीरीज़ जैसे ही शुरू होंगी उनके अंदर हमें नज़र आने लगने। हाफिज़ साहब, कोई ऐसा कोई चेंज नज़र आ रहा है आपको जो वाज़िया तौर पर होना ही होना है इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड सीरीज़ के अंदर? फॉर एग्जांपल जैसे अब्दुल्ला शफीक हैं, वो स्कोर नहीं कर रहे हैं, तो क्या इमामुल हक को हम देख सकते हैं? देखिए, ना तो इमामुल हक नए हैं, ना अब्दुल्ला शफीक नए हैं, और अगर उनमें से किसी एक को वापस लिया जाता है, किसी एक को ड्रॉप किया जाता है, तो कोई बड़ी तब्दीली नहीं होनी, कोई गैर मामूली चीज़ नहीं होनी, और कोई गैर मामूली आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। टेस्ट टीम आपकी स्टेबल होनी चाहिए, आपको जो स्पेशलिस्ट हैं उसके उनको उसमें खिलाना चाहिए। बिल्कुल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को भी आपको देखना चाहिए। वो उसी के मैचेस हैं, हाँ। WTC के मैचेस हैं ना, उसके अंदर हम तो नीचे आते जा रहे हैं। वो एक अलग बहस है कि हम नीचे आ रहे हैं, तो वो हारने की वजह से आ रहे हैं। अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए आपको अपनी तसलसल के साथ जो सिलेक्शन पॉलिसी है उसमें तसलसल की ज़रूरत है। उससे पहले जो आपकी सिलेक्शन पॉलिसी है, तसलसल से पहले आपको मेरिट बेस्ड सिलेक्शन कमेटी सिलेक्शन होनी चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी अगर मुंतखब किया जा रहा है तो वो किस बुनियाद पर किया जा रहा है। तो इमामुल हक की जगह अब्दुल्ला आ जाएं, अब्दुल्ला ड्रॉप हो जाएं, ये कोई ऐसी बड़ी चीज़ है नहीं। और पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर में जो बैटर्स हैं उनकी अगर आप गुज़िश्ता 8, 10, 12 मैचेस की परफॉर्मेंसेस को देखते हैं, सलमान अली आगा हो जाएं, सऊद शकील हो जाएं, रिजवान हो जाएं, उन्होंने अच्छे खेल का मुजाहरा कर रखा है। ठीक है, बाबर को आप ऐसे ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। बाबर पाकिस्तान टीम के सबसे बेहतर बल्लेबाज हैं, ठीक है, और ये नहीं है कि अगर वो रन्स नहीं कर पा रहे हैं तो उनके साथ मेहनत करने की ज़रूरत है, उनको उनके साथ बैठ के बातचीत करने की ज़रूरत है, उनको थोड़ा उनकी तवज्जो उनको देने की ज़रूरत है, और उनके साथ काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने टॉप क्रिकेटर्स को 2, 3, 4, 5, 6 मैचेस की, इवन 7, 8 इनिंग्स की बुनियाद पर भी बाहर निकाल दें। एक बड़ी मेहनत के बाद वहाँ पर लोग पहुँचते हैं। तो टेस्ट मैचेस में आपको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, और आपको स्पेशलिस्ट की तरफ जाना चाहिए और उनको स्पेशलिस्ट बनाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। खैर, इसी के साथ प्रोग्राम एंड करने की तरफ चलते हैं। हाफिज़ साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपको ज्वाइन करते हैं 4 PM जिसके इंडिया और बांग्लादेश के मैच के मतलब उसके अंदर अभी क्या चेंजिंग आई है, कहाँ तक बांग्लादेश की रन्स जो हैं वो पहुँचे हैं, इसके बारे में बात करेंगे और बहुत सारे मज़ीद टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय।